माइकोप्लाज्मा के। तो इसीलिए हम एंटीबायोटिक वो जो एंटीबॉडीज हैं उनके टेस्टिंग करके हम इनडायरेक्ट एविडेंस लेते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक्स क्या है? डायग्नोस्टिक्स में आपने जितनी भी डायग्नोस्टिक्स इन्फेक्शन में यूज हो सकती हैं, जिसमें सीटी भी हो सकता है, एक्सरे भी हो सकता है, और उसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, और आपकी ब्लड के सैंपल्स हैं, बैल के सैंपल्स पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये उसमें नजर आ जाएगा। आप सिर्फ बैक्टीरिया का नाम या डिजीज का नाम लिखेंगे, नीचे टेस्टिंग आ जाएगी। तो आपने सिर्फ वो टेस्टिंग देखनी है, सिर्फ वर्ड पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं करना, बाकी चीजें मैं समझाऊं। सर एक रिक्वेस्ट थी, वो जो प्रीवियस सिनेरियो थी माइकोप्लाज्मा का, जी उसमें उसकी बॉडी पे हर जगह पे वेसिकल्स थे, लेकिन जी जिस चीज का हमें इंतजार होता है एग्जाम में वो हाँ है बुलिस मैरिंगाइटिस, कि उसकी जो हाँ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस पे हमें वेसिकल्स मिले, तो हाँ, वो ये उसमें नहीं थे माइकोप्लाज्मा सर। माइकोप्लाज्मा में बुलस मेनिंजाइटिस जो है वो एक पैथोनिमोनिक नहीं है। असल में वो वायरल निमोनाइटिस के साथ भी बुलस मेनिंजाइटिस मिल जाता है, और उसके अलावा जो है ये हर केस में बुलस मेनिंजाइटिस नहीं मिलेगा माइकोप्लाज्मा में। ठीक है। तो इसकी जो इंसिडेंस है ना वो इतना ज्यादा नहीं है बुलस मेनिंजाइटिस का। हाँ, पैथोनिमोनिक जब आपको सिनेरियो दिया जाता है एग्जाम के लिए, उसमें वो लिखते हैं कि बुलस मेनिंजाइटिस है, तो आपको फौरी तौर पे क्लिक करता है माइकोप्लाज्मा, या फिर आपको क्लिक करता है एजिथ्रोमाइसिन या लेवोफ्लॉक्सिन, जी सर। ताकि आप जो है ना उसको टिक करें और पास हो जाए उसमें से। ठीक है। जी वो सर। इजी इसीलिए बनाया जाता है कि आपको टिपिकल सिचुएशन या टिपिकल सिनेरियो की बात करें। ठीक है। अगर आप रियल टाइम में डील कर रहे हैं तो आपको एटिपिकल केसेस और वो केसेस जो एक नॉर्मली रूटीन में आते हैं, जिनमें वो चीजें फाइंडिंग सारी वैसी नहीं आती जो बुक में लिखी हुई हैं, तो उनको कैसे डील करना है। जी सर। ठीक थैंक है। यू सर। चलें, ओके। अब आगे चलते हैं। इसमें ये जो था, तो इसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस मिला था। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इनिशियली इन्होंने इंट्रावेनस लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बीडी एंड इवेंचुअली डिस्चार्ज ऑन ओरल वोरिकोनाजोल। अच्छा, ये कल्चर से पहले इन्होंने ना लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी स्टार्ट कर दी थी। क्यों स्टार्ट कर दी थी? सर आपने बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है इसकी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है, और सीटी की फाइंडिंग पे हमने को बात की थी कि दो चीजें हैं जो इन्वेसिव जो इन्फेक्शंस है। सो हेमाटोजेनस स्प्रेड को रोकने के लिए नहीं, हिमेटोजेनस स्प्रेड को नहीं, दो मैंने कहा था दो फंगस हैं जो कि एंजियो इन्वेसिव हो सकते हैं। एक तो एस्परजिलस है, दूसरा क्या था? म्यूकर म्यूकोर। तो म्यूकोर वोरिकोनाजोल कवर नहीं करती। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं देंगे और ये एंड पे म्यूकोर निकलता, तो उस वक्त तक ये काफी स्प्रेड कर चुका होता पेशेंट को। तो इसीलिए उन्होंने पहले लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी स्टार्ट की, और इवेंचुअली डिस्चार्ज ऑन वोरिकोनाजोल, ओरल वोरिकोनाजोल। ठीक है। तो उसके बाद फॉलो अप एट 4 weeks शी इज डूइंग फाइन। CT showed reduction in lesions. Advised to continue voriconazole as treatment for 2 weeks, and then will remain on voriconazole till she is on high dose immunosuppression instead of fluconazole. ये क्यों किया हमने? कि 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट दे दी तो वो ठीक तो हो गया, फिर फ्लूकोनाजोल आसान है कि सस्ती भी है, वो हम उस पे दोबारा चले जाते। वोरिकोनाजोल पे क्यों चले गए दोबारा? कि नहीं, आपने अब सप्रेशन के लिए भी, प्रोफिलैक्सिस के लिए भी वोरिकोनाजोल लेनी है। वन ऑफ द थिंग मे बी री-इन्फेक्शन इसका, क्योंकि फ्लूकोनाजोल उसको कवर ही नहीं करेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक दफा पेशेंट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस इम्यूनोसप्रेशन इसको इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, दैट इज एस्परजिलस, और हमें पता है कि फ्लूकोनाजोल कवर नहीं करती, इसीलिए हम जो है फ्लूकोनाजोल नहीं देंगे, अब वोरिकोनाजोल की प्रोफिलैक्सिस चलेगी। ठीक है। ठीक है सर। चलें आगे चलें, केस नंबर 4 स्टार्ट करें। जी जी सर। जी।
केस नंबर 4 पे चलते हैं। Patient है 47 years old lady with a history of 14 years prior to admission of orthotropic liver transplant for autoimmune hepatitis. Presented with fevers, abdominal pain, diarrhea, dry cough for 5 days. She had recently been admitted with jaundice, increasing liver transaminases, hyperbilirubinemia, and liver biopsy showed chronic evolving graft rejection. She denied any recent travel, illicit drug use, animal contact, or contact with patient with tuberculosis. Her interferon gamma release assay, IGRA, नाम सुना हो IGRA का? Yes, sir. सबने नाम सुना हुआ है ना इग्रा? जी ऐसा सर, नाम तो इंटरफेरॉन गामा रिलीज। हाँ वह लेकिन किस लिए कहते हैं नो आइडिया। हाँ चले इसको हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन She was afebrile with scleral icterus but no acute distress. Laboratory values were significant for neutropenia, elevated bilirubin. Initially, her pulmonary examination and chest radiography were both unremarkable. ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपने बताना है पेशेंट को क्या हो सकता है, या दोबारा से सिम्टम्स देखें? जी सर, सिनेरियो जरा एक मिनट के लिए बस दोबारा लगा दें जरा। मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं लगा देता हूँ। ये सॉरी, ठीक है। जी सर, 14 हिस्ट्री 14 इयर्स प्रायर। प्रेजेंटेशन यहाँ लिखी हुई सेकंड लाइन के शुरू में, फीवर्स, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ड्राई कफ फॉर 5 days। आगे चले। जी सर। जी तो पहले तो ये डिफाइन कर ले, ये पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या इम्यूनो कॉम्पिटेंट है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज सर। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं? अब देखें इसको, इसमें सर टिपिकल एंड बोथ एटिपिकल निमोनिया वी कैन सस्पेक्ट। एटिपिकल होगा क्या क्या सस्पेक्ट करेंगे अभी? सर। ये जो डायरिया और उसकी प्रेजेंटेशन है ना, वो तो एटिपिकल की तरफ वो कर रही है। ठीक है, तो Point. एटिपिकल में कौन सा ज्यादा पॉइंट करता है, माइकोप्लाज्मा या लेजोनेला? लीजियोनेला सर। लेजोनेला करता है। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह प्रेजेंट करती है? टाइफॉइड भी सर, जी ये लेकिन उसमें हाई ग्रेड होगा। जी, कोविड-19 निमोनिया सर। कोविड-19 बिल्कुल ये भी करता है। और पीजेपी। हाँ, अब हमारे पास 3 ऑप्शन आए हैं, लेजोनेला, निमोफिलिया, नीमोसिस्टिस और अब कह रहे हैं कोविड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? ये सारे भेजेंगे या एक भेजेंगे? सर जस्ट स्वाप कर ले, यूरिनरी लेजोनेला एंटीजन कर ले, और एक और कौन सा था? नेज़ोफेरिंजियल स्वैब कर लें कोविड-19 के लिए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज सर और, 178 अच्छा एक चीज और जो
हमें कंसिडर करनी होती है। मैंने सबसे पहले यही बात की थी इस क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन से पहले, कि हमें ये डिफाइन करना है वेदर पेशेंट इज अमीनो कॉम्पिटेंट और अमीनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, हाँ, जब पेशेंट अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, हमें ये नहीं करना कि सिंगल टेस्ट करेंगे वो नेगेटिव आएगा फिर दूसरा टेस्ट करेंगे। ठीक है, इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 वीक टू कंप्लीट दिस लिस्ट। ठीक है, तो उसमें पेशेंट डिटेरियोरेट कर जाएगा। अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में आपने जो भी डिफरेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस है वो भिजवानी है, उसमें डिले नहीं करना। ठीक है, नॉर्मली एक अमीनो कॉम्पिटेंट जो कि क्लिनिक में आता है, उसमें आप जो सस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली या तो टेस्ट करें, अगर टेस्ट नहीं कर रहे एम्पिरिकली ट्रीट करें। लेकिन अगर अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर इसमें इंस्टेंट कौन सा टेस्ट है सर? इसमें सर हम 1 2 5 8 1 2 5 और 8। ठीक है, 1 2 5 8 आप 1 2 5 8 करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता? हो सकता है सर, इन्फ्लुएंजा की चांसेस भी है। और डायरिया भी होगा उसमें? डायरिया भी बिल्कुल होगा, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा के साथ डायरिया होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के साथ डायरिया हो सकता है। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं दे कैन प्रेजेंट इन एनी वे आपकी जनरलाइज्ड सिस्टेमिक सिम्टम्स के साथ, तो उसमें डायरिया हो सकता है। जब कोविड-19 कर सकता है तो इन्फ्लुएंजा भी कर सकता है। ठीक है सर। तो 4 5 अच्छा, दोनों बनते हैं और 8 भी बनता 4 5 1 आप कह रहे थे, 2 कह रहे थे, 4 5 और 8 8। ठीक है, 1 2 का नहीं। अच्छा, स्पूटम फॉर इन्फ्लुएंजा और स्पूटम फॉर कोविड-19 पीसीआर ये होता है? नहीं है? नहीं सर, ये नहीं हो, स्पूटम ये नहीं करते होते। ठीक है, वो जब भी होता है तो ट्रेकियल एस्पिरेट होता है, बैल होता है या फिर नेसोफ्रेंजियल स्वाब होता है, स्पूटम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, over the next several days her fever progressed, she developed increasing cough, dyspnea. By hospital day 5 she was hypoxic with 85% saturation on ambient air and increasingly tachypneic. Repeat chest radiography showed diffuse bilateral infiltrates. ये कोविड है सर, मुझे लगता है। कोविड है जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? HRCT। HRCT। ठीक है, और कुछ करना है हमने या इनमें से कुछ नहीं करना? वो तो खैर लेजनेला ये गलत लिखा हुआ है, ये पिछले वाले का था जहाँ काफी हुआ है। ठीक है, वो पिछले में हमने लिखा होता है यूरिनरी लेजनेला एंटीजन। 4 ऑप्शंस में से आपने बता दिया। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो HRCT में स्टार्ट करते हैं। तो ये है HRCT जो हमारे पास आया है। 3 और D क्यों नहीं हो सकते जी? 3 और 4 नहीं हो सकते? मतलब साथ में वैसे पूछ रहा हूँ। 3 और 4 हो सकते हैं, लेकिन क्या हमें वो डेफिनेटिवली एक डिजीज की तरफ पॉइंट आउट करेंगे अगर वो पॉजिटिव आ गए तो? नहीं सर ये सर 3 और अगर आप 4 गाइड ना करें, आप 3 4 थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये किस लिए करते हैं, थोड़ा सा ऐसे माइनर से, फिर हम इसको सीरम स्टडी बीटा करें। डी ग्लूकेन जो है ये असल में फंगस जो यीस्ट होती है ना, इसकी सेल वॉल में होता है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकेन ये यीस्ट की सेल वॉल, जो कैनेडा नहीं होता, इसकी सेल वॉल में होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं कि सीरम में अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है यीस्ट का इन्फेक्शन है, या फिर ये पॉजिटिव आ जाता है कुछ ड्रग्स जिसमें पिपरासिलीन, टैजोबैक्टम जो सबसे कॉमन यूज होती है, अगर वो दी जा रही है तो ये ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बीटा डी ग्लूकेन पीजेपी की भी सेल वॉल ऐसी होती है, तो उसमें भी ये पॉजिटिव आता है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जिसमें ये पॉजिटिव आता है। सीरम ग्लैक्टोमेनिन जो है
ये सिर्फ एस्परजिलस में पॉजिटिव आता है। ठीक ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब चलते हैं सीटी पे। तो सीटी को जरा देखते हैं, सीटी तो बहुत बुरा है इसका। तो डॉक्टर मसूद, अभी पहले आप लोग कोशिश करें सीटी को डिफाइन करने की कि इसमें है क्या। ठीक है, और उसके बाद फिर डॉक्टर मसूद इस पे कमेंट करेंगे कि इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। Bronchiectasis, bilateral, GGOs, and thickening. शायद बायलैटरल ग्राउंड ग्राफ है, ठीक है, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स है, और क्या है इसके अलावा? ब्रोंकिएक्टेसिस है। अच्छा, ब्रोंकिएक्टेसिस आपने बताई है, ठीक है जी डॉक्टर मसूद। ब्रोंकिएक्टेसिस किस जगह पे नजर आ रही है आपको? भाई सिग्नेट रिंग्स थोड़े बन नहीं रहे। हाँ, वो नहीं, वो सही कह रही है। स्पॉन्जी इधर हुई है है, सर लंग्स बायलैटरली। नहीं नहीं, हाँ वो सही कह रही है। ये वाली वाली जो है ये ब्रोंकिएक्टेसिस है लाइकली। तो ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो रही है, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस है। और साथ जो है ना, क्या इसको हनीकॉमिंग कह सकते हैं? यस यस। हनीकॉम्ब कहाँ पे है? हाँ, ये जो हमने में इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हाँ, पोर्शन जो है, यस 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 यस। ठीक है, और ये वाला यस। हनीकॉम्बिक की डेफिनेशन तो हनीकॉम्बिक सेंटर में नहीं होती है, तो पेरिफेरी से स्टार्ट होती है, सब प्लूरल। तो सबसे पहले सब प्लूरल रेटिकुलेशन होती है, और फिर स्किस्ट जो होती है स्मॉल, वो जो है ना एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हैं। तो इसमें आपको लग रहा है कि पेरिफेरी के ऊपर कोई सिस्ट पड़ी है और वो जो कॉम्बिंग यानी कि उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आ रही है? नो। तो हनीकॉम्बिक से नहीं। तो मेन इसके अंदर एक तो ग्राउंड क्लास आपने बताई है, ब्रोंकिएक्टेटिक है, और क्या चीज है? बहुत ज्यादा एको हो रहा है सर, काइंडली जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो म्यूट कर लें तो फिर नहीं होगा। मैंने बंद कर दिया। जी, तो एक तो ग्राउंड क्लास नजर आ रही है, साथ आपने का ब्रोंकिएक्टेसिस है, और क्या नजर आ रहा है? सर दोनों लंग्स स्पॉन्जी हुई है, दोनों लंग्स पैची कंसोलिडेशन बीच में नजर आ रही है। पैची कंसोलिडेशन, एयर ब्रोंकोग्राम नजर आ रहा है आपको कहीं पे? देखिए, ग्राउंड क्लास तो हम कंसेंसस है कि ये ग्राउंड क्लास है, ये जो पैची ग्राउंड क्लास है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये जो ये पड़ी है? सर सेंट्रल सेक्युलर ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस तो बेसिकली ये होता है कि उसकी डेफिनेशन ये है कि जो उसका एयरवे है उसका डायमीटर आर्टरी से बड़ा हो जाए। एक तो ये है जिसे हम सिग्नेट रिंग अपीयरेंस कहते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो साथ इसी कुछ रेटिकुलेशन है प्रोमिनेंट, ठीक है ना, रेटिकुलेशन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा रेटिकुलेशन ज्यादा है, और सिस्ट पड़ी है, ये सिस्ट पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने जो दी हुई थी वो ग्राउंड ग्लास पेसिटी विद हनीकॉमिंग, लेकिन ये क्योंकि सेक्शन एक है, ठीक है, हो सकता है इसमें बाकी सेक्शंस में हनीकॉमिंग हो, लेकिन ग्राउंड ग्लास तो डेफिनेट इसमें है, ठीक है। अच्छा, ये कहीं गलत नहीं लग गया? हाँ, इसको हम छोड़ देते हैं, ये स्लाइड जो है, हम आगे चलते हैं। तो हमने आइडियली जो स्पूटम पे भिजवाना चाहिए वो है पीसीआर, ठीक है, लेकिन इसमें इस केस में उन्होंने डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग की है, जिसपे पीजेपी उन्हें मिला था स्पूटम में, ठीक है। और वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज जो टेस्टिंग है वो ये है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वो पीजेपी के भाग है जी।
नजर आ रहे हैं? जी सर। हाँ, ये वो बग्स हैं जो कि फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज अटैच हुई हैं इन पे और उसकी वजह से ये ग्लो कर रहे हैं डार्क फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये टेस्टिंग पे पीजेपी पॉजिटिव आया है। अब हमने ट्रीट कैसे करना है इस केस को, कैसे ट्रीट करते हैं? वैसे पीजेपी इतना भी रेयर नहीं है मेरे ख्याल में। हम पहले ऑप्शंस देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रीट करेंगे इसको। ऑक्सीजन सर सप्लीमेंटेशन को देख लेंगे, स्टेरॉइड्स, और साथ में जो है सर ट्राइमेथोप्रिम वगैरह पे डालेंगे। ट्राइमेथोप्रिम और अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है हमारे पास? डेप्सॉन, डेप्सॉन, जबरदस्त, और पेंटामेडिन, 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 और एटोवाकोन जो हम एंटी मलेरियल कहते हैं ना, वो एटोवाकोन। ठीक है, तो अब ये ऑप्शंस हैं आपके पास सारे। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताएं कि आप इस पेशेंट के लिए क्या चूज करेंगे। थ्री, जी 3, जी थ्री सर। जी जी विदाउट स्टीरॉइड्स, विद स्टेरॉइड, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। सर विद स्टेरॉइड्स। विद स्टीरॉइड्स कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, स्टीरॉइड तो बाकी सारों में लिखे हुए, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन 4 में क्या मसला है? सर फर्स्ट लाइन ट्राइमेथोप्रिम है। हाँ, फर्स्ट तो लाइन क्लिंडामाइसिन, जी पता नहीं सर, सब क्लिंडामाइसिन पता नहीं देते हैं कि नहीं पीसीपी में कि नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अच्छा मैं इसलिए उसको बोल रही है। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, ये सारी की सारी पीजेपी की ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप अच्छा। बताएं इसकी क्या करना है। हाँ, ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं। सर 7 वाली ऑप्शन तो नहीं है? 7 ऑप्शन बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकली इल ना हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। थर्ड ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी देनी है क्रिटिकली इल के लिए। तो क्रिटिकली इल के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, और ये किस नाम से आती है? सेप्ट्रॉन। सेप्ट्रॉन, सेप्ट्रॉन, सिंपल नहीं, सेप्ट्रॉन डीएस। अडल्ट की जो डोज है वो 2 टैबलेट्स 8 आवरली है। ठीक है, 960 की एक टैबलेट है, और ये डोज गलत लिखी हुई है इसमें, ये 1920 है, ये 9120 नहीं है। ये डोज जो है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1920 है। ठीक है, तो 2 टैबलेट्स जो है 960 वाली वो 1920 बनती है। ठीक है, और प्रेडनिसोलोन ये कब देना है और क्यों देना है? जब पेशेंट हाइपोक्सिक होगा तो देना है। हाइपोक्सिक, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये पेशेंट हाइपोक्सिक है? सर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन से सर। ऑक्सीजन सैचुरेशन से। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट बैठा हुआ है बेड पे, आप गए हैं, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95% है, तो क्या आपको स्टीराइड देने? एक्सरसाइज की लेस देन सिचुएशन हो तो 93% ऑन रूम एयर। सर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है, फाइब्रोसिस को भी प्रिवेंट करेगा। नॉर्मल अच्छा, लेते हैं। इसको ये क्योंकि एक डिफिकल्ट टास्क है कि प्रेडनिसोलोन कब देना है, इसको हम पीजेपी के सेक्शन में आइसोलेटेड ये स्टीराइड्स पे डिस्कशन करेंगे। इसमें ए ग्रेडियंट देखा जाता है। ठीक है, अगर ए ग्रेडियंट हाई है तो फिर आपको देनी होती है
उसमें खाली ऑक्सीजन सैचुरेशन पे नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो बाकी ये सारे ऑप्शंस ही जो है वो है आपकी पीजीपी की ट्रीटमेंट। क्लिंडामाइसिन एंड प्राइमाक्विन ये सेकंड लाइन है फॉर सेवियरली इल के लिए। ठीक है, पेंटामाडीन ये भी सेकंड लाइन है फॉर सेवियर क्रिटिकल पीजेपी के लिए। ठीक है, बाकी एटोवाक्विन, डेप्सोन और ट्राइमेथोप्रिम अलोन ये है आपकी नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। सर एक बार ये तीनों रिपीट कर देते हैं, ये जी। जो आपने बताया क्रिटिकल इलनेस, प्लीज सर। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ठीक है, क्लिंडामाइसिन, प्राइमाक्विन ये है क्रिटिकली इल के लिए सेकंड लाइन। ठीक है, ठीक है, और पेंटामाडीन ये भी क्रिटिकली इल के लिए सेकंड लाइन। ठीक है, ठीक है, और जो ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल ओरल विदाउट स्टीराइड है, ये है ऑप्शन आपका नॉन क्रिटिकल पेशेंट के लिए ठीक फर्स्ट है, लाइन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एटोवाक्विन, डेप्सोन ये दोनों सेकंड लाइन थेरेपी है इन नॉन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। ठीक है, ठीक है सर। चले अब केस 5 है, आखिरी केस, इस पे चलते हैं। और ये लंबा केस है, इसको पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, 26 years old male with past medical history of Crohn's disease in remission for more than 10 years presented to medical ICU with diarrhea, hematuria and left-sided pulmonary infiltrates, transaminitis, rapid onset respiratory failure with acute kidney injury। ये है एक समरी, ये आप इसको दोबारा से पढ़ लें ताकि आपको याद रहे कि ये मसले हैं। इसको मेडिकल आईसीयू में क्रोन्स डिजीज का पेशेंट एडमिट होता है जिसकी क्रोन्स स्टेबल है, इसको डायरिया है, हिमेचूरिया है, लेफ्ट साइडेड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स है, ट्रांसअमिनाइटिस हुआ है और रैपिड ऑनसेट रेस्पिरेटरी फेलियर विद एक्यूट किडनी इंजरी है। ठीक है, द पेशेंट वाज ठीक। वेल until 7 days prior to admission when he developed severe non-bloody diarrhea approximately 20 times per day. 3 days prior to his presentation to ER was sent home after rehydration with normal saline with reportedly normal chest x-ray. 2 days prior, he presented to his primary care provider with continued diarrhea and fever to 39.4 Celsius. He was sent home with antidiarrheal medications. ठीक है, आगे चलते हैं। 1 day prior, he returned to ER with chest tightness, shortness of breath, found to have new left-sided infiltrates on chest X-ray, consistent with pneumonia. He also reported dark urine, anorexia. He denied nausea, vomiting, abdominal pain, rash, dysuria. पढ़ लिया आपने ये? जी सर। In the ER, he was noted to be febrile with temperature of 40.6 Celsius, tachycardia, heart rate of 140 beats per minute, tachypneic with respiratory rate of 29 breaths per minute, and blood pressure 115/65. Hypoxic with an oxygen saturation of 93% on 4 liters per minute of oxygen supplementation. अच्छा जी, मैनेज कैसे करेंगे इसे? इनमें से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? 1 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे करेंगे। नहीं सर, 1 एंटीबायोटिक तो देंगे। 2 के अलावा ब्लड का सब करेंगे सर, 2 के अलावा सब करेंगे। 2 के अलावा सब करेंगे, ठीक है। और उसके रैशनल क्या है? एबीजी क्यों करवाएंगे?
सर पेशेंट हाइपोक्सिक है ना, 4 लीटर ऑक्सीजन पे है उसका, बिल्कुल ये ठीक है। बेसलाइंस में क्या रेस्पिरेटरी क्या दोबारा देखेंगे? जी सर। बेसलाइंस में क्या क्या चीजें देखेंगे? RFTs, तो सीबीसी, आरएफटीज, उसके एलएफटीज, ट्रांसमेनाइटिस है, तो उसके हाँ, लिए वो एक्यूट किडनी इंजरी हुई है उसको, उसका ठीक है। सीआरपी देखेंगे, ठीक है। और ब्लड कल्चर ब्लड भिजवाएंगे, उसके कल्चर, बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट जी जी जी। ब्लड कल्चर कब भिजवाएंगे और एंटीबायोटिक कब स्टार्ट करेंगे? सर ब्लड कल्चर्स पहले भिजवाएंगे 2 साइड से लेके डिफरेंट, एरोबिक से एनारोबिक, और साथ फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। और ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड की वजह से मेरा ख्याल है सर एंटीबायोटिक भी चेंज होगी इसकी, नॉर्मल कम्युनिटी एक्वायर्ड की नहीं देंगे। अच्छा, ये हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं था, अभी दाखिल हुआ है ना? सर वो 2-3 दिन इमरजेंसी में चला गया। हाँ, इमरजेंसी में चला गया है। इमरजेंसी में जाना हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, इट्स नॉट अच्छा हॉस्पिटल ठीक। स्टे। जब वर्ड यूज होता है ओके हॉस्पिटल स्टे, तो तब आपको ना सूडोमोनल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, इनकी बात करनी ठीक होती है। है। जब वो पेशेंट विजिट करता है ओपीडी में, तो फिर ओपीडी विजिट को जो है ना वो विजिट कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसको आप हॉस्पिटल स्टे नहीं कहते, तो उसमें गाइडलाइंस डिफरेंट है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पूटम कल्चर भिजवाएंगे? जी सर। सर उसको कफ हो रही थी, पता नहीं कफ कफ है, स्पुटम। डिस्निया है, कफ है, डिस्निया है, सब कुछ था। दोबारा खोलो। नहीं नहीं सर, नेजोफेरिंजियल स्वैब भी करवाएंगे मेरी। अच्छा ठीक है। अब NIV के अलावा सारी चीजें हमने करनी है, और मैंने 2 जगहों पे निशान लगाए हुए हैं। एक पे मैंने डैश 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 रखा हुआ है कि यहाँ क्या करना है हमने। नेजोफेरिंजियल स्वाब तो ले लिया, किस चीज के लिए लेना है? ठीक है, ये आपने बताना है। और विच एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक आपने देनी है? नेज़ोफेरेंजियल स्वाब सर फॉर कोविड-19 लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा सर अगर हम MRSA उसको सस्पेक्ट कर रहे हों, सेल्स के लिए अच्छा, MRSA जो है ना, नेजोफेरेंजियल या नेजल स्वाब पे MRSA पॉजिटिव आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको MRSA नमूनिया होगा। वो कल्चर अगर स्पूटम कल्चर पे पॉजिटिव आता है, फिर हम बात करते हैं कि ये मरसा नमूनिया है। ठीक है। नेजोफेरेंजियल या नेजल स्वाब के ऊपर कॉलोनाइज्ड अगर हम सारे करवाएं, तो हम में से भी 60-70% लोग को मरसा पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, तो अच्छा, एक तो हो गया नेजोफेरेंजियल स्वाब फॉर कोविड, दूसरा नेजोफेरेंजियल स्वाब फॉर नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा H1N1। इन्फ्लुएंजा, H1N1। ठीक है, जबरदस्त, H1N1 बिल्कुल ठीक है। और चले आगे चलते सर एप्सन बार हैं। सीएमबी में एप्स्टिन बार CMV नेजल स्वाब पे नहीं चेक होते। एप्स्टिन ठीक। बार सीरम में चेक होता है। CMV सीरम में या स्पूटम में चेक होता है। स्पूटम नहीं बल्कि ब्रोंको एल्वियोलर लवाज में, लेकिन उसकी यील्ड बहुत ही कम है, और उसकी स्पेसिफिसिटी फॉर इन्फेक्शन भी बहुत कम है, कि वो अगर पॉजिटिव आ जाता है CMV, तो आपको अदर इन्फेक्शंस को पहले रूल आउट करना होता है कि बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CMV है जो कल्प्रेट है। ठीक है। अदरवाइज अगर CMV बाईस्टैंडर के तौर पे आ जाए किसी में, तो उसको ट्रीट नहीं करना होता। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ठीक है यूरिन कल्चर्स भिजवाने चाहिए इसमें? सर, सेप्टिक वर्कअप के तौर पे बिल्कुल, सेप्टिक वर्कअप के तौर पे भी भिजवाने चाहिए। और दूसरा ये है कि पेशेंट का रीनल फेलियर भी उसे हो रहा था, अक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। हमें वहां से भी क्लू मिल सकता है कि कोई यूरिनरी पैथोजन तो नहीं है जो ये कर रहा है। ठीक है। ठीक। और यूरिन फॉर लेजोनेला एंटीजन क्या होना चाहिए? जी सर। इसको क्या क्या था? डायरिया था, ट्रांसमेनाइटिस था, कफ थी, Mercurial डिस्निया था। ठीक है, चले आगे चलते। ही वाज ट्रांजिशन टू बाईपैप। ठीक है।
वो NIV का मैंने लिखा था, उस वक्त NIV की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ देर में वो उसको NIV की जरूरत पड़ने लग गई क्योंकि उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा हो गया। ठीक है। And hypoxia, received empiric antibiotic steroids including ceftriaxone, azithromycin and linezolid। अब मुझे ये बताएं कि जो एंटीबायोटिक्स का मैंने पूछा था, मेरे ख्याल में किसी ने मुझे नहीं बताया था कि क्या क्या देनी चाहिए। क्या ये एंटीबायोटिक की चॉइस ठीक है इसमें? सर लीजियोनेला को नहीं कवर कर रही, दोनों को कवर कर रहा है। एम्पिसिलिन उसमें देना, जी लीजियोनेला को नहीं कवर करी। जी, या करी लीजियोनेला को एजिथ्रोमाइसिन सफिशिएंटली कवर कर लेते एजिथ्रोमाइसिन वही सर एक सेफ्ट्राक्सम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एजिथ्रोमाइसिन एटिपिकल के लिए, लिनाजुलिड जो है वो ग्राम नेगेटिव के लिए, मर्सा के लिए, सॉरी पॉजिटिव, मर्सा के लिए पॉजिटिव। मेरे ख्याल ठीक नहीं सर। जी बिल्कुल ठीक है, ये एम्पिरिक थेरेपी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस पेशेंट पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ही वाज देन ट्रांसफर्ड टू ICU, respiratory status worsened and after about 5 hours he was intubated. The patient had eaten no recent restaurant food। ये रेस्टोरेंट फूड की क्यों बात कर रहे हैं? बेसिलस Staph aureus सीरियस के लिए? या इस तरह से, स्टेफ ऑरियस, बेसिलस सीरियस, Staph aureus, Bacillus cereus, Yes. बिल्कुल Yes. ठीक है। Okay. Had no known sick contacts. He denied having pets. Pets क्या करते हैं? Pets में कौन से इन्फेक्शंस को आपने सोचना होता है? Tick bites सर क्या था? पास्चरेला वगैरह। लाइम और ये रिकेट सेल डिजीजेज होती हैं, लाइम डिजीज हो गई जो टिक्स और इससे हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल में पेट्स में अगर रेस्पिरेटरी वाइज हम पहले बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिटोकोसिस पेट्स वगैरह में से हम इसको थोड़ा सा और नैरो कर लेते हैं। बर्ड्स से कौन सी डिजीज हो सकती है? एवियन फ्लू, एवियन फ्लू और बर्ड्स फैंस बर्ड फ्लू, सिटोकोसिस। सिटाकोसिस, बिल्कुल। सिटाकोसिस भी इसी तरह फ्लोरिड इन्फेक्शन के साथ आ सकती है। ठीक है। अनयूजुअल हॉबी और ट्रैवल विद इन पास्ट 6 months, तो इसका कोई ट्रैवल नहीं है, अनयूजुअल हॉबी नहीं है। On physical examination, his heart rate was 150 per minute, blood pressure 100/50, temperature 39.1, respiratory rate 38 per minute. He was intubated and sedated. His conjunctivae were injected. Pulmonary exam demonstrated crackles bilaterally. Cardiovascular exam unremarkable except low capillary refill. Abdominal examination showed normal liver, spleen, palpation and was non-tender. He didn't have any rashes. तो rashes नहीं है इस पे। ठीक है। Initial serum laboratory results on transfer to medical ICU include WBC count 11,000, HB 14.1, platelet count 1,95,000, and basic metabolic profile was within normal ranges with blood urea nitrogen 16, creatinine 1, liver function test showed elevated transaminases, जिसमें ALT 1300 और AST 336 है। 7 hours later, his creatinine has risen to 1.9 milligram per deciliter. तो क्रिएटिनिन को अगर देखें तो ये AKI इसका वर्स हो रहा है। ठीक है। ALT 1300 से 7 घंटे में 1877 और AST 501। उसके साथ जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली है, दैट इज मार्कली एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेज TK 1,80,000 और urinalysis showed 3+ blood, 3+ protein, 3 to 5 RBCs and 0 WBCs। अच्छा, इस यूरिन को और CK लेवल या CPK को देख के आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इसके साथ? रेप्टोमायोलाइसिस। रेप्टोमायोसिस
रेब्डोमायोलाइसिस हो रही है, बिल्कुल। और उसी तो वजह से वो रेब्डोमायोलाइसिस क्रिएटिनिन इसका विद रेज कर रहा है। रेस्पिरेटरी, ऐसा ऑप्शन सोचें जिसमें रेब्डोमायोलाइसिस हो और पल्मोनरी इन्फेक्शन हो। तो प्राइमरी डिजीज पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जो कि रेब्डोमायोलाइसिस तक जाए, क्या हो सकती है? कोविड-19 और लेजिनेला सर। Legionella. कोविड-19, लेजियोनेला, ठीक है। और ये यहाँ लिखी भी है कि व्हाट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डायरिया, निमोनिया, ट्रांसएमिनाइटिस एंड हीमेटुरिया। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या क्या डायग्नोसिस हो सकती है? चलते हैं इन डिफरेंशियल्स में से, देखते हैं कि क्या इनमें से कुछ हो सकता एक्सक्यूज मी, अच्छा सर, ये जो लास्ट स्लाइड थी इसमें जी। इसके जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट था दैट वाज नियरली 200,000। है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 200 नहीं, ये 2 ल्यूकोसाइट लाख के काउंट करीब था ना? नहीं, ये है नहीं 11,000 था, 11,000। पिछले अच्छा वाली। सॉरी ओके ओके। हाँ। नहीं ये सॉरी इसका सर ये आपसे एक बात और WBC पूछनी थी ओके फिर ठीक है, दैट वाज प्लेटलेट काउंट, सॉरी आई हाँ, कैन कि वो सर ये platelet। लिवर एंजाइम्स जो इसके इंक्रीज हुए हैं और जो Please AKI हुआ है, fund। इसको एंटीबायोटिक्स उस वक्त मिल चुकी थी पेशेंट को, उसके बाद हुआ? नहीं, इसको पहले ही लिवर एंजाइम्स, डिरेंज्ड लिवर एंजाइम्स के साथ ही आया था और AKI ठीक है। था, इसका यूरिन आउटपुट कम था, लेकिन अभी क्रिएटिनिन राइज नहीं की थी। जो नेक्स्ट उसके 6 घंटे बाद दोबारा जब मेडिकल आईसीयू ने रिपीट टेस्टिंग की है, उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक ठीक है। में भी इसमें भी ठीक मल्टीपल है। ऑर्गन फेलियर। और कैपिलरी रीफिल भी इसका वो भी डिलेड वो था। वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये हमारे पास 11 ऑप्शंस है, इनमें से क्या क्या ये सारा कुछ कर सकते? नहीं तो HIV है ना, वो तो कंफर्म है। एब्स्टन बार तो नहीं है सर ये? सर ये 2, 10, 11। 2, 10 और 11। HIV, लेजियोनेला निमोनिया विद रेब्डोमायोलाइसिस हाँ ये हो और सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस। अच्छा, हिस्टोप्लाज्मोसिस कहाँ से होता है? हिस्टोप्लाज्मा असल में एक फंगस है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आता है? कैटल्स वगैरह जब वो हो सर, उन एरियाज में स्पेशली। हाँ, तो हमारे यहाँ हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है। सर ये पेशेंट हमारे यहाँ है। ये पेशेंट हमारे यहाँ ही है। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस असल में उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि इसका ना ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, Then we will और go for कोई ऐसी हॉबीज नहीं है cytomegalovirus। जो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस को या ब्लास्टोमाइकोसिस को फेवर कर सके। तो इस पेशेंट में हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस इस वजह से हम इसको कंसिडर बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रैवल की हिस्ट्री या एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं है इसमें, मतलब उसने डिनाई किया है, ठीक है। जी तो सर। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन एक लेजियोनेला आपका रह गया और HIV रह गया, ठीक है। और कुछ हो सकता है? सर स्टिंग बार वायरस। एप्स्टीन बार, साइटोमेगालोवायरस सर, CMV। साइटोमेगालोवायरस, बिल्कुल ठीक है। और डिसमिनेटेड एडिनोवायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये काफी ना लगता है कि हर चीज ही हो सकती है, और असल में ये सब कुछ हो सकता है। ये जो ऊपर 4 लिखे हुए ना, डायरिया, निमोनिया, ट्रांसमेनाइटिस एंड हीमेचूरिया, ये 11 डिफरेंशियल्स हैं, ये इन्हीं के ही है, ठीक है। तो इस पेशेंट को इनमें से सब कुछ हो सकता है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हो सकती हैं। लेकिन इस पेशेंट में हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइसिस को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि जो स्टेम है
उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि पेशेंट की ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें विदाउट एक्सपोजर हमें मिलती हैं, इसीलिए बाकी सारे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि infectious workup was sent 2 set of blood cultures जो आपने कहे थे हमने भिजवा दिए। ठीक है, tracheal aspirate cultures, ठीक है, आपने कहे थे हम भिजवा दिए। सेप्टिक वर्कअप यूरिन कल्चर वो भी भिजवा दिया। स्टूल क्योंकि डायरिया था, स्टूल कल्चर्स भी भिजवा दिए। रोटा वायरस एंटीजन डायरिया के लिए सी डिफ पीसीआर स्टूल में। 4th जनरेशन HIV एलाइजा ये भी भिजवा दिया। रेस्पिरेटरी वायरल पैनल जो PCR होता है पूरा। ठीक है, ब्लड फॉर CMV EBV PCR लेजोनेला यूरिनरी एंटीजन। इसमें कुछ रह गया जो आप पिछली स्लाइड में आप देख रहे थे कि उनमें से कोई चीज नहीं भेजी गई। सारे भेजे गए तकरीबन, जी? सारे भेजे गए। हाँ, तो रेस्पिरेटरी वायरल पैनल इसका पता है कि क्या चीज होती है? नो आइडिया सर। हाँ, रेस्पिरेटरी वायरल पैनल जो है ये अभी न्यू टेक्निक है, ये हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक्स में। इसी तरह GI वायरल GI इन्फेक्शन पैनल्स, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शियस पैनल, इस तरह के कुछ वो बने हुए हैं जिसमें सिर्फ PCR होता है, जिस तरह जीन एक्सपर्ट होता है उसी तरह ही। तो एक सैंपल पे वो 20 से 25 डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरियाज को PCR करके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जब रिजल्ट आता है आपका, अगर जो पॉजिटिव है, अगर वो आपकी डिजीज के साथ कंसिस्टेंट है तो उसका डेफिनेटिव टेस्ट आप करवाते हैं या फिर उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब उसने जब ये सारा कुछ किया तो जो रेस्पिरेटरी पैनल था ना उसमें सिर्फ एक ही चीज मिली है, एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस मिला। और एडिनो वायरस का पता है, या हम जब डिस्कस करेंगे एडिनो वायरस को तो फिर डिटेल में बताएंगे कि ये है क्या एडिनो वायरस। सर ये थोड़ा सा एक वो पड़ा हुआ था ऐसे, वो मजाक बन जाएगा मेरा। वो क्या चीज? बच्चों में हम इसको पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स एंड वन रेड आई। जी तो जी जी, पेशेंट इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम एडिनो वायरस ना, तो ये बिल्कुल फैमिली बिल्कुल, मेडिसिन ये के वही दौरान वाला ही पड़ा है। हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये वही वाला ही है। ओके इसमें सर। अगर आप पीछे जाएं तो स्लाइड में उसने लिखा हुआ था कंजक्टाइवल इंजेक्शन है उसकी दोनों साइडों पे, यस तो उसकी यस दोनों वो आंखें यू सूजी हुई थी उस टाइम। या ठीक है, तो ये एक क्लू था इसके अंदर। ठीक है, तो गिवन द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ नेसोफेरेंजियल क्वालिटेटिव PCR, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी पैनल होता है ये सिर्फ क्वालिटेटिव आपको ये बताता है पॉजिटिव है नेगेटिव है और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, अब आपने क्योंकि इसको ट्रीट करना है तो आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए सीरम में कि इसके कितना PCR है, क्योंकि ये डिसेमिनेटेड एडिनो वायरस है जिसने पूरी ऑर्गन से फेलियर स्टार्ट कर दी है, लिवर, रीनल, रेस्पिरेटरी। ठीक है, विद कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी एंड रेब्डोमायलिसिस। तो एडिनो वायरस PCR उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को कहा कि इमरजेंटली रन करें। इट केम बैक पॉजिटिव विद 19,67,000 वायरल कॉपीज पर ml। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट किया हीमोडायलिसिस एंड रेब्डोमायलिसिस के लिए और साथ सिडोफोविर फॉर एडिनो वायरस। अदरवाइज जो आप बता रहे थे बच्चों में सेल्फ लिमिटिंग होता है तो इसलिए वो खुद ही ठीक हो जाता है। यस लेकिन क्योंकि ये डिसेमिनेटेड एडिनो वायरस इन्फेक्शन है और हमने पेशेंट को बचाना है, इसमें वायरल एप्लीकेशन बहुत रैपिड हो रही है। आप वायरल काउंट देखें तो 19 लाख बहुत ज्यादा है कॉपीज, इसलिए हमने सिडोफोविर स्टार्ट की एंड और ओवर सर द इसमें नेक्स्ट। जी एक और इसमें चीज मैं पूछना चाह रहा था, एडिनो वायरस के केसेस में यूजुअली पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पैनसाइटोपेनिक पिक्चर आल्सो। बिल्कुल तो बिल्कुल ये प्रेजेंट कर लेकिन सकते हैं। इसमें वो नहीं, मतलब डिसेमिनेटेड भी है लेकिन दिस इज नॉट पैनसाइटोपेनिक, देन देयर हाँ इज वन उसमें रेड आई, दिस इज बाइलेटरल।
रेड आई हाँ, कंजक्टिवा इसमें बायलैटरल, लेकिन इसमें एक चीज और वेरी एटिपिकल। इम्पोर्टेंट है कि इसमें सारे बाकी ऑर्गन फेलियर्स हैं, लेकिन बोन मैरो अभी इफेक्ट नहीं हुई। शायद कि ये अर्ली है और डेवस्टेटिंग है, बोन मैरो काफी लेट इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसे 1 वीक और ट्रीट ना करते तो डेफिनेटली इसकी काउंट्स जो है, इनिशियली भी काउंट अगर देखें तो प्लेटलेट तो कम हो रहे थे, 1,95,000 इसके हो गए थे, जो कि नॉर्मली एक आम बंदे के 350 तक होने चाहिए। प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, लेकिन बाकी चीजें इसकी अभी सेटल डाउन थी, अभी वो कम नहीं होना शुरू हुई। लेकिन अगर हम इसे 1 वीक के अंदर ट्रीट ना करते तो नेक्स्ट 1 वीक में, जिसमें इसका वायरल लोड डिक्रीज हो रहा है, इसमें लाइकली है कि ये पैनसाइटोपेनिक होता। Yes, I had such a case about 2 months back of a kid, 13 years old. Yes. सही। तो उसके बाद he was extubated and was still on hemodialysis। Hemodialysis इसलिए हो रही है क्योंकि rhabdomyolysis के साथ जो रीनल फेलियर हुआ है वो अभी सेटल डाउन नहीं हुआ, तो वी होप के इसका रीनल फेलियर ठीक हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। इस केस से और इससे पिछले केस पे भी मैंने डिस्कशन नहीं की थी, तो आप अगर इन दोनों केसेस में से कुछ भी पूछ लें। अच्छा सर, फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारे साथी ने बोला था कि 2 ब्लड कल्चर्स आप ले रहे हैं ईच फ्रॉम ईच आर्म, सो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? थोड़ा सा इसको गाइड कर दें। सॉरी, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। इसकी सिग्निफिकेंस पहले हुआ करती थी जब ये जो रिसर्च पेपर अभी आया है जनवरी नहीं सॉरी अप्रैल 2022 में, और उसके बाद अब जो है ना उन्होंने ये प्रूव किया है कि एक साइट से ब्लड कल्चर लेने की यील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफरेंट साइट्स। तो अभी चाहे आप एंडोकार्डाइटिस के लिए ले रहे हैं कल्चर्स, या आप वैसे ही ब्लड कल्चर्स 2 बॉटल भेजना चाह रहे हैं या 2 सेट्स भेजना चाह रहे हैं, 2 सेट्स का मतलब होता है 4 बॉटल्स, तो आप एक ही साइट से कल्चर लें, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते और क्वांटिटी ऑफ ब्लड ज्यादा होता है, तो पॉजिटिविटी का रेट ज्यादा होता है। तो इसीलिए 2 साइट से लेने की रिकमेंडेशंस अब नहीं है। वो पेपर अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ दिनों तक, या मेरे पास अभी पड़ा हुआ, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा इस पे, जो अब हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब जो है रिकमेंडेशन ये है कि आप सिंपल एक ही साइट से जितनी बॉटल्स हैं ब्लड की वो भर के आप भेज सकते हैं कल्चर के लिए। तो इसकी पहले थी एफिकेसी कि भाई एक नॉर्म बना हुआ था कि डिफरेंट साइट से लेना है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने एंडोकार्डाइटिस में वो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जिसमें 1 आवर अपार्ट या 12 आवर अपार्ट, तो फिर आपको डिफरेंट साइट यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप एक ही टाइम पे ले रहे हैं तो फिर एक ही साइट से आप ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और सेकंड एक और चीज है, इसमें आईसीयू के पेशेंट्स जो हैं वो थोड़ी एग्जम्पशन। आईसीयू के पेशेंट में अगर सेंट्रल लाइन डली हुई है तो आपने ये देखना है कि वेदर द ब्लड सेंट्रलाइज लाइन इज इन्फेक्टेड और नॉट, तो आपने सेंट्रल लाइन का कल्चर भी लेना है और पेरिफेरल कल्चर भी भेजना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर राशिद ने बहुत जबरदस्त लेक्चर लिया है। तो बेसिकली आज की इस सेशन का पर्पस तो सिर्फ प्राइमर्स था, मतलब पहले ही डिस्कस किया था कि हमने ये ओवरऑल एक डिस्कशन करनी है। तो हमारा अभी ये जो 5 सिनेरियोज थे, एक बैक्टीरियल था, वायरल था, फंगल था, अमीनो कंप्रोमाइज्ड में थे। तो बेसिकली एक टच करना था चीज़ों को कि मैनेजमेंट डायग्नोसिस कैसे करनी है, लेकिन इनकी डिटेल सेक्शन वाइज जैसे शेड्यूल पहले भी शेयर किया है तो हम दोबारा भी शेयर कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगी। तो इन केस अगर ये जो डिस्कशन है इस पे आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें, क्योंकि फर्स्ट सेशन है, शुरू में थोड़ा सा टेक्निकल हिकअप्स भी हुए, तो माइक वगैरह का या लैपटॉप का इशू हो गया, तो वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इस तरह करना हो। तो उसमें आप कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें कि इसको मजीद कैसे हो सकता है, ताकि हम फिर नेक्स्ट सेशन उसी तरह ही लें। सर, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको देना चाह रहा हूँ फीडबैक
जैसे कि ये 3 hours lengthy session, but the beauty of session was that it was highly interactive. So it kept us alive और हमारी आंखें खुली हुई थी, ऊँग नहीं रहे थे. Not even a second for this lecture. लेकिन ये कि जब आप हमें demonstrate कर रहे होंगे, दूसरे lectures पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें भी क्या इतने ही lengthy lectures होंगे या वो उसमें कैसे होगा? मतलब वो थोड़ा सा हमें guide करें lecture time और फिर ये कि every Friday ही हमारी class हुआ करेगी. क्या ये दिन चेंज हुआ करेंगे? मतलब whatsoever ये सारी चीजें थोड़ी सी brief कर दें प्लीज. इसमें मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि हमारा शेड्यूल तो यही है कि हम एवरी फ्राइडे जो है ना ये लेक्चर लें. बीच में डॉक्टर राशिद ने एक 1 वीक के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो शायद वो पॉसिबल ना हो. उसमें हम डिस्कस कर लेंगे या डे चेंज कर लेंगे या हम उस वीक को स्किप कर लेंगे. बाकी जो है हमारा शेड्यूल यही है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि इतने सारे ग्रुप के अंदर एक डे के ऊपर कंसेंसस करना. तो उसमें यही है कि हम फ्राइडे को ही अब हमारा कंसेंसस है कि इसी टाइम क्लियर करेंगे. लेक्चर की जो टाइमिंग है 2 आवर्स से 3 आवर्स की वेरी करेगी. कुछ लेक्चर्स 2 आवर्स में होंगे, कुछ 3 आवर्स में, कुछ 2.5 आवर्स में. वो शेड्यूल हमने सारा शेयर किया है. मैं एक दफा फिर भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा. लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि ये इंटरेक्टिव हो. बाकी डॉक्टर राशिद आपको बताएं. जी अच्छा, तो जो लेक्चर्स हमने आगे भी रखे हैं, इंटरेक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा. दूसरी चीज ये है कि लेंथ ऑफ द लेक्चर्स वो हमने उसमें मेंशन किए हुए थे, वो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे. आज शायद 3 घंटे इसलिए 3 सवा 3 घंटे इसलिए हो गया क्योंकि दरमियान में कुछ हिकअप्स थे, स्टार्ट भी लेट हुआ, तो इस वजह से. अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जो है हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे स्टार्ट और टाइम पे एंड हो और Sir, इंटरेक्शन we never mind it, even if you take it for 4 hours. If it is interactive, wonderful. सही है. और नेक्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर्स होंगे इसी तरह ही और केसेस वाइज ही हम करेंगे. चाहे डायग्नोस्टिक्स की भी बात हो ना तो हम केसेस पे ही फोकस रखेंगे कि केस प्रेजेंटेशन के साथ कि किसी को केस को रख के और उसके साथ कि उसकी टेस्टिंग क्या करनी है. ठीक है, ये बहुत लंबे केसेस थे, ये प्राइमर्स थे. इसमें क्योंकि ज्यादा केसेस मैंने कहा कि ज्यादा जम्बल्ड अप हो जाएगा अगर हम 50 केसेस रख लें और छोटे छोटे एमसीक्यूज वाले. इसमें ये था कि एक पूरा पेशेंट कैसे डील करना है उसको हमने डिस्कस कर लिया. लेकिन नेक्स्ट में हम यूं रखेंगे कि छोटा सा केस होगा और उसके साथ उसका ऑप्शंस होंगे कि हमने कौन कौन सी टेस्टिंग करनी है और कौन कौन सी टेस्टिंग फिजिबल है, इसमें कौन सी नहीं हो सकती. ठीक है. ठीक है जी. सर आपसे एक और बात पूछनी थी कि शुरू में लेक्चर के आपने बताया था, एक्चुअली मैंने लेट स्टार्ट किया, वो आपने मेरे ख्याल में एप्स वगैरह बताई हैं जिसमें वो टेस्ट वगैरह पता करते हैं कि कौन से टेस्ट करवाने कौन से नहीं. तो अगर तो सर ये रिकॉर्डेड हो रही है और डॉक्टर मसूद जो है उसको ग्रुप में भेजेंगे तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज सर अगर आप काइंडली रिपीट कर देते कौन सी एप्स हैं. नहीं, वो जो है ना वो रिकॉर्डेड है लेक्चर. और ये इंशाल्लाह ये मंडे तक आपको ना ग्रुप के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा. तो इसको दोबारा भेज भी देंगे और असाइनमेंट भी हम मंडे को दे देंगे कि आपने इसके ऊपर कौन सी रीडिंग करनी है या कौन सा आपने टास्क जो है ना इस वीक के अंदर फिल करना है. चल, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ठीक है. और कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो ओपन. सर हमारे जो फैमिली मेडिसिन के जो हम लोग बेसिक्स से निकल के आ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है मैंने कि हमें अगर डायग्नोस्टिक की तरफ भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बेसिक का टेस्ट लाजमी दीजिएगा. एक्सरेज में आते हैं, सीटी चेस्ट में आते हैं, तो हमें उसकी बेसिक्स का, जैसे मैं हनी कॉमिंग का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इसको पेरिफेरल हमने वो फील्ड्स के अंदर देखना, तो वो बेसिकली ये हमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लाजमी ये गाइड कीजिएगा ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो इसमें. बस यही है गुजारिश. थैंक यू. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है इसको बेसिक्स के साथ ही चले ताकि आप लोगों के लिए इजी हो. डॉक्टर राशिद यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आपको एक बुक का कोई जो है ना कंसंट्रेटेड किस्म का नॉलेज दें. हम आपस में बैठ के ऐसी डिस्कशन करें कि हमारी अप्रोच अच्छी बन जाए और बेशक हर लेक्चर के हम 7-8 नई चीजें सीख के जाएं ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें. तो ये ज्यादा अच्छा होगा. बुक्स और यूट्यूब लेक्चर ये तो भरे पड़े हैं ना. तो इस डिस्कशन का मेन मकसद ये है कि हम अप्रोच और वो बेसिक से ही शुरू होगी और फिर हम आगे लेके चलेंगे. इंशाल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है जो हमने मिलके इकट्ठे अचीव करना है. थैंक यू सो मच. तो
जी एंड करें फिर जी, कोई और बात? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम इसको फिर एंड कर आप रहे हैं लोगों का भी इंशाल्लाह। शुक्रिया दोनों का। Thank you so very much Next for थैंक यू this सर, आप wonderful दोनों का भी session and बहुत शुक्रिया। presentation. Thank you. ओके थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर, एक्सीलेंट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।